Japan is facing a crisis it has never seen before. No, it has nothing to do with conflicts or natural disasters. The real problem is a population collapse. In Japan, every asset is going down. It's quite an eerie feeling to walk through these streets because you don't see anybody, you don't hear any cars, you don't see anything, and most of the places have just been closed. Way more people are dying in this country than being born. A country that is closing up kindergartens and housing cares are increasing. And if nothing changes, Japan could eventually just not exist. एक मुल्क जो कभी अपनी टेक्नोलॉजी, कल्चर और इकोनॉमिक पावर के लिए दुनिया भर में मशहूर था, आज एक खामोश तबाही की तरफ बढ़ रहा है। जापान, जहां की आबादी हर साल तेजी से कम हो रही है, और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इस मुल्क के मुस्तकबिल का अल्लाह ही हाफिज है। पिछले 15 सालों में जापान का बर्थ रेट अपनी सबसे कम तरीन सतह पर पहुंच गया है, और इसके साथ ही लेबर शॉर्टेजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस और एजिंग पॉपुलेशन का बहरान भी दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जब जापान की गलियां जिंदगी से भरपूर थीं। आज वही गलियां खामोश होती जा रही हैं। जापान एक ऐसी पॉपुलेशन क्राइसिस का सामना कर रहा है जो इसके मुस्तकबिल पर सवालात उठा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान का बर्थ रेट क्यों गिर रहा है और काम का दबाव शादी और फैमिली लाइफ को कैसे मुतासिर कर रहा है। ओवर वर्क कल्चर यानी जापानीज में कारोशी का मेंटल हेल्थ और रिश्तों पर क्या असर हो रहा है। जापान की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज इस आबादी के बहरान को कैसे मुश्किल बना रही हैं। ये बहरान जापान की इकोनॉमी, वर्कफोर्स और ग्लोबल पोजीशन को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जापान के पास वक्त ख़त्म हो रहा है? क्या ये मुल्क इस बहरान से निकल पाएगा या फिर ये एक नाकाबिले वापसी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड तक आप खुद फैसला कर सकेंगे कि जापान का मुस्तकबिल क्या होगा। तो पहला सवाल ये है कि जापान में लोग बच्चे क्यों पैदा नहीं कर रहे। डेटा के मुताबिक आखिरी 15 सालों में जापान का बर्थ रेट अपने तारीखी सतह पर पहुंच गया है। 2025 में हर 1000 लोगों पर सिर्फ 6.97% तकरीबन 7 बच्चे पैदा हुए, जो 2024 से 0.27% कम है। 2023 में जापान में सिर्फ 7,30,000 बच्चे पैदा हुए, जो कि रिकॉर्ड लो है, जबकि डेथ 16 लाख तक पहुंच गई। यानी हर साल जापान की आबादी में करीबन 8 से 9 लाख की कमी हो रही है। अगर मज़ीद पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो 2005 में पैदाइशें 10,06,000 थीं, जबकि डेथ्स 10,08,000। यही 2015 में पैदाइशें गिरकर 10 लाख से नीचे 9,20,000 तक जा पहुंची और डेथ्स बढ़कर 13 लाख हो गई। ये फर्क हर साल बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इकोनॉमिक प्रेशर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और कल्चर शिफ्ट का नतीजा है। जापान में लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं कि उनके पास शादी या फैमिली के लिए वक्त ही नहीं बचता। एक सर्वे के मुताबिक 40% नौजवान जापानीज मर्दों ने कभी डेट तक नहीं किया, और ये ट्रेंड जवानों में शादी और बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश को कम कर रहा है। फेमस फिलोसोफर एल्बर्ट कैमस ने कहा था, विदाउट वर्क all life goes rotten, but when work is soulless, life stifles and dies। जिसका मतलब है बगैर काम के जिंदगी सड़ जाती है, लेकिन जब काम बेरूह हो तो जिंदगी घट कर मर जाती है। जापान में काम जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि जिंदगी बन गया है, और इसका असर फैमिली लाइफ पर साफ दिखाई देता है। अब बात करते हैं जापान के ओवरवर्क कल्चर की, जिसे कारोशी भी कहते हैं, यानी काम से मौत। ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हर साल हज़ारों जापानीज लोगों की जान ले रहा है। गवर्नमेंट सर्वे के मुताबिक हर माह में 10 में से 1 जापानीज वर्कर 80 घंटे से ज़्यादा का ओवरटाइम करता है, और हर 5 में से 1 कारोशी का शिकार होता है, चाहे वो स्ट्रोक से हो, हार्ट अटैक से या स्ट्रेस की वजह से। 2015 में 24 साला मत्सुरी ताकाहाशी की मौत ने पूरी दुनिया की तवज्जो कारोशी की तरफ करवा दी। मत्सुरी ने अपने आखिरी ट्वीट में लिखा था, मैं 20 घंटे रोज काम करती हूँ और मुझे नहीं पता मैं किस लिए जी रही हूँ, और ये सोचकर मुझे हंसी आती है। उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, 2021 में ऑलमोस्ट 2000 लोगों ने कारोशी की वजह से सुसाइड किया, और 2022 में ऑलमोस्ट 3000 लोगों ने। ये नंबर्स वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है।
और वो भी ज्यादातर यंग लोग इस कारोशी का शिकार हो रहे हैं। कारोशी ना सिर्फ मेंटल हेल्थ को तबाह कर रहा है बल्कि रिश्तों को भी खत्म कर रहा है। जब लोग घर लेट आते हैं या वीकेंड पर भी काम करते हैं तो फैमिली के लिए वक्त कहाँ से बचाएंगे। इसका नतीजा ये है कि लोग शादी से दूर भागते हैं और बर्थ रेट गिरता जा रहा है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, हमें वक्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा के लिए ये समझना चाहिए कि सही काम करने के लिए वक्त हमेशा तैयार होता है। लेकिन जापान में लोगों के पास वक्त ही नहीं बचता, न फैमिली के लिए न खुद के लिए। अब सवाल ये है, अगर जापान की आबादी घट रही है तो क्यों ना इमिग्रेशन से इस कमी को पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ जापान की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज रुकावट बन रही हैं। जापान में सिर्फ 2.4% आबादी गैर मुल्की है, यानी ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोग, जबकि यही आबादी अमेरिका के अंदर 17% तक है। जापान अपने आप को एक एथनिकली होमोजीनियस मुल्क समझता है और इस वजह से इमिग्रेशन को खुला छोड़ना पसंद नहीं करता। हालांकि लेबर शॉर्टेज के बावजूद गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन की है। 2025 में वीज़ा रूल्स को थोड़ा सॉफ्ट हैंड दिया गया ताकि फॉरेन वर्कर्स ज़्यादा देर तक रह सकें और अपनी फैमिलीज को भी ला सकें, लेकिन ये काफ़ी नहीं। एक 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जापान को अपने इकोनॉमिक गोल्स पूरे करने हैं तो 2040 तक फॉरेन वर्कर्स की तादाद 4 गुना बढ़ानी होगी, लेकिन कल्चर बैरियर्स और रेसिज्म की वजह से ये आसान नहीं। बाय मैकनेल, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन राइटर एंड स्पीकर हैं और जापान में 2004 से रह रहे हैं, वो लिखते हैं, जापान में 40% माइग्रेंट्स को हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ये पॉलिसीज जापान के लिए एक दोधारी तलवार है, ना तो आबादी बढ़ रही है और ना ही बाहर से मदद ले रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का असर जापान की वर्कफोर्स और इकोनॉमी पर भी हो रहा है। जापान की वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि 15 साल से लेकर 64 साल तक है, 2023 में रिकॉर्ड लो 59.4% पर थी, यानी सिर्फ 74.2 मिलियन लोग, जबकि 65 साल से ऊपर के लोग 29% हो गए हैं और 2070 तक ये 38.7% तक जा सकता है। इसका मतलब है कि कम लोग काम कर रहे हैं और ज्यादा लोग पेंशन और हेल्थ केयर पर डिपेंड कर रहे हैं। लेबर शॉर्टेजेस की वजह से इंडस्ट्रीज जैसे एल्डर केयर और एग्रीकल्चर बंद होने के करीब हैं। रूरल एरियाज में तो पूरी कम्युनिटीज खत्म हो रही हैं। एक गांव 25 साल तक बिना किसी नए बच्चे के रह गया। इकोनॉमी पर भी ये बोझ बढ़ रहा है। जापान का गवर्नमेंट डेट 270% ऑफ द जीडीपी है, जबकि दूसरे मुल्क को देखें तो ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 59% है। ग्लोबल पोजीशन में भी जापान पीछे रह रहा है। जब दुनिया के दूसरे मुल्क टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस में आगे बढ़ रहे हैं, जापान अपनी वर्कफोर्स की कमी से लड़ रहा है। कम होती हुई वर्कफोर्स से जापान की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मालियत में कमी और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पर बढ़ता हुआ बोझ मुल्क के लिए एक नया चैलेंज है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों के अंदर जापान की गवर्नमेंट का क्या जवाब है और क्या रद्द अमल है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जापान की हुकूमत ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑप्शंस और चाइल्ड रियरिंग सब्सिडीज, लेकिन अब तक इनका असर नुमायां नहीं हुआ है। प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने 2023 में कहा था, जापान के पास बर्थ रेट बढ़ाने के लिए 6 से 7 साल हैं और ये हमारा आखिरी मौका है। उन्होंने चाइल्ड रिलेटेड स्पेंडिंग को डबल करने का वादा किया। 3.5 ट्रिलियन येन हर साल, जो कि 23.7 बिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं। इसमें चाइल्ड अलाउंसेस, चाइल्ड बर्थ ग्रांट्स और हाउसिंग सब्सिडीज शामिल हैं। 2025 में टोक्यो ने 4 डेज वर्क वीक शुरू किया ताकि लोगों को फैमिली के लिए वक्त मिले, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये काफी नहीं। एक गवर्नमेंट एनालिसिस के मुताबिक ये पॉलिसीज बर्थ रेट में सिर्फ 0.05 से 0.1% का इजाफा कर सकेंगी, यानी 2030 से 2060 तक सिर्फ 9 लाख से 18 लाख लोग बढ़ेंगे। जबकि जापान को अपनी आबादी 100 मिलियंस पर स्टेबल रखने के लिए 2.1 बर्थ रेट चाहिए और अभी ये सिर्फ 1.20% है। हिरोशी योशिदा, टोहोको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा था, जापान अपनी बर्थ रेट की वजह से पहला ऐसा मुल्क बन सकता है जो खत्म हो जाए। जापान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापस आना मुश्किल हो सकता है। क्या ये मुल्क इस क्राइसिस से निकल पाएगा?
क्या फिर एक ऐसा मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है जो खामोश और वीरान होगा? जापान का पॉपुलेशन क्राइसिस एक खामोश तबाही की तरफ दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। काम का दबाव, करोशी, सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज और कमजोर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेस, ये सब मिलकर जापान को एक नाकाबिले वापसी नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है, क्या जापान इससे उभर सकता है? क्या टेक्नोलॉजी, इमिग्रेशन या कल्चर चेंजेस इस मुल्क को बचा सकेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पीस आउट।